नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की को लेकर सम्मान दिवस मनाया गया, लेकिन 2 अलग-अलग जगह पर बनाया गया चौटाला परिवार की तरफ से। एक सीकर में और एक कैथल में। दोनों ही तरफ लोगों की निगाह थी और उसमें निकला क्या और क्या वजह थी इसके पीछे, इसको लेकर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रद्युम्न जोशीला, राजनीतिक विश्लेषक। जोशीला जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रद्युम्न भाई, एक सीकर में राजस्थान में जाते हैं जेजेपी वाले चौटाला जी परिवार, एक जी कैथल में। तो जी हम पहले कैथल से शुरू करें या फिर सीकर से? जहां से आपकी इच्छा हो। पहले अगर हरियाणा से शुरू किया जाए तो ज्यादा बेटर है। चलो, हम कैथल रैली से हम बात करेंगे, जहां पर इनेलो ने ताऊ देवीलाल के सम्मान में रैली की। हालांकि ताऊ का तो नाम था, लेकिन दिखाना कुछ और था, ताकत दिखानी थी। और जो बातें चल रही थी इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर, उसकी मजबूती दिखानी थी। वो कितना सफल हुए, कितना क्या कुछ हुआ। प्रद्युम्न भाई, आपने देखा, पूरी रैली को देखा, क्या चीज निकल जी कर आई वहां पर? देखो, रैली जो कैथल में रैली थी, लगभग 7 महीने की पैदल यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के 82 विधानसभा क्षेत्रों में करके और अभय सिंह हम्म। चौटाला जब कैथल में पहुंचे तो सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर नजरें पूरे हरियाणा प्रदेश की थी, वो ये थी कि हम्म। महागठबंधन का कौन कौन नेता इनेलो की रैली में आएगा। क्योंकि भीड़ हम्म। के लिहाज से ठीक है, जब से इनेलो में 2 फाड़ हुई हैं तब से भीड़ रैलियों में कम हुई है, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला को सुनने के लिए हजारों लोग आते थे। इस हम्म। रैली में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी रैली है चौधरी देवीलाल की याद में इनेलो की, उसके बाद तो हम्म। लोकसभा चुनाव का डंका बज जाएगा। और बार बार जो अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और जो इनेलो के बड़े नेता थे, वो एक ही बयान देते थे कि हम बीजेपी और जेजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। और चूंकि हम्म। जो इंडिया गठबंधन है उसका सबसे बड़ा पार्टनर कांग्रेस है, और हम्म। अभय सिंह चौटाला खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण देकर के आए, श्रीमती सोनिया गांधी को उन्होंने निमंत्रण भेजा, और आम आदमी हम्म। पार्टी, अकेली कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी पर भी नजरें थी, क्योंकि ये 2 ऐसी पार्टियां थी जो इनेलो हम्म। के साथ साथ हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। इन दोनों पार्टियों का कोई नेता स्टेज पर आएगा या नहीं आएगा, और कोई कितना बड़ा नेता स्टेज पर आता है, इस चीज पर पूरी निगाहें टिकी थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। वहां स्टेज पर ना कांग्रेस का कोई नेता आया, ना आम आदमी पार्टी का नेता आया। महागठबंधन के भी कुछ एक वो सदस्य आए जिनकी इंडिया गठबंधन में कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। जो हम्म। इंडिया महागठबंधन के मुख्य जो लोग हैं, उनमें से कोई भी नेता उस मंच पर दिखाई नहीं दिया, जिससे निश्चित रूप से 7 महीने की अभय सिंह चौटाला की जो मेहनत थी, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा, उस पर पानी फिरने का काम हो गया। क्योंकि रैली हम्म। से पहले अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी। बाकायदा हम्म। जेडीयू के जो नेता हैं केसी त्यागी, उनके साथ चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और जिसमें हम्म। केसी त्यागी ने ये कहा था कि इनेलो के बिना महागठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम्म। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो गया आज के दिन तो कम से कम, कि अभय सिंह हम्म। चौटाला का जो इंडिया महागठबंधन में शामिल होने का सपना है, वो और ज्यादा लंबा खींचेगा। जी। जी इसमें जो खास बात और रही, जो दर्शकों को बतानी चाहिए, कि ओम प्रकाश चौटाला ने भी अपनी जो पगड़ी थी, जो देवीलाल से मिली थी, विरासत, सियासी विरासत, वो जी यहाँ पर अभय सिंह चौटाला को दे दी। तो इस पर क्या जी सोचते हैं? बिल्कुल। जल्दबाजी कर दी या सही समय था? जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने, उस एक वो दौर था जब रणजीत सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला दोनों दावेदार थे चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के। तब हम्म। चौधरी देवीलाल ने अपनी जो पार्टी की विरासत थी वो देने का काम किया ओम प्रकाश चौटाला को। और जी। वही सेम समय, क्योंकि अभी अगले साल तो चुनाव हो जाएगा, और ये आखिरी हम्म। रैली थी, बिल्कुल सही समय पर ओम प्रकाश चौटाला ने ये डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी जो पार्टी की तमाम जो जिम्मेदारियां थी,
वो अभय सिंह चौटाला को दी, और वही सेम बात उन्होंने दोहराई जो चौधरी देवीलाल ने दोहराई थी कि मैं जनता को ओम प्रकाश को सौंप रहा हूं, अगर ओम कोई गलत काम करे तो इसके कान में पकड़ लूंगा, आप मुझे बता देना। वही सेम बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला के बारे में कही कि अभय को आपको सौंप रहा हूं, इसको कामयाब बनाएं, अगर यह कहीं कोई गलत काम करता है तो इसका कान खींचने का काम मैं करूंगा। निश्चित रूप से आज वो समय था, हालांकि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज से 3 साल पहले भी ये घोषणा कर देते तो और भी बढ़िया था, लेकिन क्योंकि आज इनेलो जो पार्टी उसमें कोई राजनीतिक द्वंद्व दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दो भाई थे, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों की राजनीतिक राहें अलग अलग हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात तब बनती जब अजय सिंह और अभय सिंह दोनों पार्टी में होते, तब तो अगर अजय ओम प्रकाश चौटाला किसी एक को, आज तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और यहाँ एक और खास बात मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, दर्शकों को, इससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे कि इनेलो पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन इस रैली में उन्होंने बिल्कुल क्लियर तौर पर कह दिया है कि 2024 में और भविष्य में भी इनेलो का अगर कभी कोई दांव लगता है, कभी सत्ता में आती है, तो उसका नेता अभय सिंह चौटाला होगा, ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है। तो इसमें जो वही बात है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अपनी पार्टी को देखकर, हालांकि विकल्प था ही नहीं, एकमात्र विकल्प अभय सिंह चौटाला बचे थे, उनको कमान सौंप दी। लेकिन जो जिस मकसद को लेकर रैली की गई थी, जो इंडिया को लेकर जो प्रेशर बनाना चाहती थी, खासतौर पर हरियाणा में चर्चा चल गई थी कि कहीं शामिल ना हो जाए इंडिया में, और इस तरीके से खड़गे से मिलना और तमाम लोगों से न्योता देना, और नीतीश कुमार को यहाँ पर बुलाना, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए, खड़गे नहीं आए, और बहुत सारे नेता नहीं आए। तो जो इंडिया वाला जो सपना था वो क्या लगता है कि उसमें देरी हुई है या फिर जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया है? देखो, आज के दिन तो क्लोज तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मंच के माध्यम से भी जब केसी त्यागी जी बोले तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि ना ही दिल्ली में और ना ही चंडीगढ़ में इनेलो के बिना इंडिया गठबंधन की कोई कल्पना हो सकती। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही। इसके अलावा जो साहिल सिद्दीकी आए हुए थे जयंत चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में, उन्होंने भी ये बात कही। हाँ, एक बात और भी मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा, ना केवल नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात क्या थी कि रैली के जो चीफ गेस्ट थे वो नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री, वो नहीं आए, लालू प्रसाद यादव नहीं आए, इसके अलावा उनके बेटे तेजस्वी, ममता बनर्जी, शरद पवार जो एक बड़ा चेहरा, ये सब तमाम नेता वो फतेहाबाद की रैली में आए थे। लेकिन इसमें एक छोटा मैं ये कह सकता हूं कि क्लोज चैप्टर इसलिए नहीं हुआ, नीतीश कुमार की मजबूरी थी। 25 तारीख को बिहार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जो दीनदयाल उपाध्याय की याद में उन्होंने कर रखा था। सत्यपाल मलिक ने भी बाकायदा जो है कहा है कि उनका बुखार है, उनको उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ पाए। ममता बनर्जी ने अपने एक प्रतिनिधि डेरेक ओब्रायन जो राज्यसभा में सांसद है उनको भेजा वहां, ठीक है। शरद पवार और का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं आ पाया, लालू प्रसाद यादव का कोई प्रतिनिधि नहीं आ पाया। लेकिन अगर वास्तव में इंडिया जो गठबंधन की परिकल्पना जिस तरह से की गई है, जितने ज्यादा दल इसमें होंगे उतना कांग्रेस को बेनिफिट होगा। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सुखबीर सिंह बादल मंच पर थे, लेकिन सुखबीर सिंह बादल भी इंडिया गठबंधन के कोई सहयोगी नहीं है, और उन्होंने मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी को भी जो है कोसने का काम किया, जो इंडिया गठबंधन की एक पार्टनर है। हाँ, सीधी सी बात है कि जहां पंजाब में उनका आमना सामना है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के आने से उनको बड़ा धक्का लगा है, तो जाहिर तौर पर वो कोसेंगे उसको। लेकिन सवाल यहाँ पर इनेलो का है, जो इनेलो चाहती थी, जिस मकसद से यात्रा की, और यात्रा के बीच बीच में जो दबाव बनाने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे, बात होगी कांग्रेस से हाथ मिलाने की, वो बात कर रहे थे। हालांकि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले डिबेट्स में, बातचीत में, कि वो कभी चाहते तो नहीं थे कांग्रेस को लेकर, ऐसे ऐसे बयान दिए हैं ओम प्रकाश चौटाला ने, लेकिन राजनीति में
कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता। लेकिन सवाल फिर वही है आता है कि क्या अभी उम्मीद बाकी है इनेलो के लिए कि इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर नहीं? देखो, इनेलो की मजबूरी है और इनेलो के पास कोई विकल्प नहीं है। जब इंडिया गठबंधन की कल्पना हुई और उससे पहले भी अभय सिंह चौटाला ने जब पदयात्रा शुरू की तो वो बार बार एक बयानबाजी भी करते रहते थे कि 25 सितंबर को जब कैथल में रैली होगी, ये रैली पहले कुरुक्षेत्र में रखी गई थी, उसके बाद इसको कैथल में शिफ्ट किया गया। जब कैथल में रैली होगी तो उसमें बहुत बड़े बड़े नेता वहां ज्वाइन करेंगे। किसी भी बड़े नेता ने इस रैली में कोई ज्वाइनिंग नहीं की, सिर्फ एक मेवात से एक्स एमएलए हैं, उन्होंने जो है पार्टी को ज्वाइन किया है। दूसरी बात, आज इनेलो की मजबूरी ये है कि 90 की 90 सीटों पर और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो स्वयं लड़ने की स्थिति में नहीं है। लड़ना तो दूर, उनके पास कैंडिडेट तक भी नहीं है। बहुत से ऐसे विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र हैं जहां उनके पास जिताऊ तो आप छोड़िए, टक्कर देने वाले प्रत्याशी भी नहीं है। और आज इनेलो एक सीमित सा क्षेत्र है, चाहे उसको हम सिरसा कह सकते हैं, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, ये 6-7 जिलों तक वो एक यमुनानगर और मेवात का एरिया। इसके अलावा तो इनेलो कहीं दिखाई दे नहीं रही पूरे प्रदेश में। इनेलो नेताओं का ऐसा मानना है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक संजीवनी मिलेगी। और हमारा भी ये मानना है कि उनको जितनी सीटें मिलेंगी, अगर वो अकेले में चुनाव लड़ते हैं तो उससे ज्यादा वो जीतने में सक्षम होंगे। आज कांग्रेस की भी ये मजबूरी है। बेशक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये बयान देते हों कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले लड़ने में सक्षम है, लेकिन जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें कांग्रेस के पास भी बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। अगर तीनों पार्टियां इकट्ठा लड़ेंगी, मजबूरी इनेलो की है, लेकिन जरूरत आम आदमी और कांग्रेस को भी है इनेलो की। क्योंकि मजबूरी इनेलो की इसलिए है कि इनेलो के पास आज कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं बचा है और इस रैली से उनको एक बूस्ट जरूर मिला है भीड़ के लिहाज से। हालांकि राजनीति में भीड़ कोई चुनावी रिजल्ट का एक पैमाना नहीं होती, बड़ी बड़ी रैलियां हमने देखी हैं, लेकिन फिर भी एक जिस तरह से फतेहाबाद की रैली के बाद इसमें अपार भीड़ आई और उम्मीद से ज्यादा लोग आए। एक और खास बात मैं बताऊं अनुज जी दर्शकों को, ये पहली ऐसी रैली है इनेलो की जिसमें महिलाओं की इतनी भारी तादाद थी, जिसकी कल्पना संभवतः अभय सिंह चौटाला ने भी नहीं की होगी। दूसरी, ये रैली ऐसी थी जिसमें अधिकतर लोग जो टाट हम जिसको बोलते हैं उसके ऊपर बैठे थे, बिल्कुल खुले में, ताकि कुर्सियां लगी थी। आजकल हम देखते हैं कि अक्सर कुर्सियां लगती हैं रैलियों में, लेकिन इस रैली में बहुत कम कुर्सियां थी, लोग नीचे ज्यादा बैठे थे। अभी भी उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए, उम्मीदें जिंदा रहनी चाहिए अभय सिंह चौटाला की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर तक समझौते में आएगी। जी प्रद्युमन जी, इसका लबोलवाब जो है पूरे इसका रैली का जो मैसेज था, इनेलो कितना दे पाई, क्या समझ पाई जनता? आपको क्या समझ में आया कि ये मैसेज देना चाहती थी और कितना खरा उतरी इनेलो? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भीड़ के लिहाज से तो ठीक थी, लेकिन इनेलो के मन में जो चीज थी वो इस रैली में नहीं हो पाई। इनेलो ने लोगों को बुलाने के लिए बड़ा प्रचार प्रसार किया, इतने बड़े बड़े नेता आएंगे। हालांकि ये जितने नेताओं का लिस्ट में नाम था, एक कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को छोड़ करके महागठबंधन के किसी साथी का जिसके भी नाम थे, हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है। अगर इनेलो इस रैली को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही अपना रोल मॉडल या अपना नेता मान करके रखती कि ओम प्रकाश चौटाला ही सर्वे सर्वा है रैली के, तो और ज्यादा इनको फायदा होता। अब जो बार बार एक चीज उठती है कि अभय सत्य हैं, जो उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन इस रैली ने यह भी साबित कर दिया कि अभय सत्य है, ये भी 100% बात सही नहीं है। क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे कि इतने बड़े बड़े नेता आएंगे और वो नहीं आए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है तालमेल में। जी, अब चल पड़ते हैं, हरियाणा की काफी बात हो गई, अब चलते हैं दूसरे चौटाला परिवार के दूसरे कुनबे की, अजय चौटाला के परिवार की और जेजेपी की। जेजेपी ने भी ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई और वो हरियाणा में नहीं, अब की बार सीकर में चले गए। तो सीकर की वजह क्या है? आप क्या समझ में आया कि सीकर ही क्यों चुना उन्होंने, हरियाणा क्यों नहीं चुना आपकी बात? चौधरी देवीलाल के परिवार की हमेशा से एक मंशा रहती है कि वो अपने
जो आज उनके पास जितना है उससे ज्यादा की वो इच्छा रखते हैं। उसी जी। इच्छा के दरमियान चौधरी देवीलाल हरियाणा को छोड़ करके राजस्थान और पंजाब में चुनाव लड़ते रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब इनेलो बनाई तो वो भी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में चुनाव लड़ते रहे। अब जब से जेजेपी बनी है और जेजेपी जब से हरियाणा में सत्ता में आई है, यहाँ एक बहुत समझने की बात यह है कि 2018 के दिसंबर में जब जेजेपी बनी तो दुष्यंत चौटाला 2024 के चुनाव के चक्कर में काम कर रहे थे कि 2024 में वो सत्ता के आसपास होंगे। लेकिन राजनीति में बहुमत इस तरह का हरियाणा के लोगों ने दिया, बीजेपी को बहुमत नहीं दिया और 40 सीटें आई, जेजेपी का उप मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद उनके जो ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, उन्होंने हरियाणा की राजनीति को दरकिनार करके, दूर करके राजस्थान की तरफ अपने कदम खींचने शुरू कर दिए। ये तो ये सीकर में रैली है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जेजेपी वहां सक्रिय हुई है। जेजेपी तो जब से हरियाणा में सत्ता की भागीदार हुई है तब से राजस्थान में सक्रिय रही है। वो जयपुर में उन्होंने जो इनसो जेजेपी की सबसे मेन धुरी है उसका स्थापना दिवस मनाया। दिग्विजय चौटाला लगातार जयपुर में सक्रिय रहे पिछले काफी सालों से, और ये जो रैली थी ये आज भी उनके दिमाग में एक चीज है कि राजस्थान का वो क्षेत्र जो जाट बाहुल्य है और हरियाणा के साथ लगता है, जहां चौधरी देवीलाल और अजय सिंह चौटाला ने उस क्षेत्र में चुनाव लड़े हैं कई, वहां अपने पांव जमा के जिस तरह से एक भाई हरियाणा में डिप्टी सीएम है, दूसरा भाई राजस्थान में डिप्टी सीएम बनने को उत्सुक है। तो ये वही चीजें जो हरियाणा में रही प्रद्युमन भाई, कि जिस तरीके से चाबी से इन्होंने सत्ता की जो ताला खोला, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चल रहा है जेजेपी के कि जो जाट बाहुल्य हैं, जहां पर हनुमान बेनीवाल का जो एरिया है, जहां पर वो है, तो एक विकल्प के तौर पर वो आए, और जहां कहते हैं ना हरियाणवी में सूत बैठ जाए तो फिर वहां पे अपना ये खेल जमा दे। और हरियाणा की स्थिति की तरह ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी का भी इसमें बयान है कि नेट टू नेट फाइट है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में कुछ हो सकता है यहाँ पर। देखो ऐसा है डॉक्टर साहब, अगर 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो वहां 200 सीटें हैं राजस्थान में, कुल 100 सीटें आई थी कांग्रेस को, एक सीट बहुमत से कम रह गई, 73 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, 13 वहां निर्दलीय जीते थे, 6 बहुजन समाज पार्टी के, 3 आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, 2 कामरेड जो मार्क्सवादी पार्टी के जीते थे, और एक जीता था भारतीय ट्राइबल पार्टी का। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 जीते थे और एक जीता था राष्ट्रीय लोकदल का, टोटल 200 जीते थे। आज अब की बार भी जेजेपी के दिमाग में एक चीज है कि अगर 100, 98, 97, 96 इसके आर बार गेम घूमता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा वाला जो हम अभी बात आप कर रहे थे कि सूत बैठने वाली, वो राजस्थान में बैठ सकता है। उसके 2-3 कारण है। एक कारण तो ये है कि राजस्थान में आज के दिन हनुमान बेनीवाल को छोड़ के कौन सी भी पार्टी में कोई बड़ा जाट चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, और हनुमान बेनीवाल भी एक सीमित क्षेत्र तक सीमित हैं। दूसरी बात, जिस क्षेत्र पर जेजेपी की नजरें हैं वो ऐसा क्षेत्र है जहां 1989 में सीकर से चौधरी देवीलाल सांसद बने और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1990 में दातारामगढ़ से अजय सिंह चौटाला विधायक बने, 1993 में वो नौहर से विधायक बने, और 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो इनेलो ने वहां से चुनाव लड़ा था और 4 विधायक उनके जीते थे। हालांकि बाद में उनकी पार्टी को बहुत अच्छा नहीं कर पाई। अब जेजेपी के दिमाग में एक चीज है कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट के दम पर, युवाओं के दम पर एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया राजनीति में, जिससे जिन लोगों की टिकटें कटी बीजेपी और कांग्रेस से, वो जेजेपी में चले गए, और जिसका परिणाम ये है कि चाहे वो देवेंद्र सिंह बबली हो, राम कुमार गौतम हो, रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, जोगीराम सियाग हो, मास्टर ईश्वर सिंह हो, ये तमाम वो नेता हैं जो कभी जेजेपी या इनेलो में नहीं थे, वो कांग्रेस से, बीजेपी से आकर के और जेजेपी के विधायक बन गए, जिनके दम पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए। अब दुष्यंत के दिमाग में एक ही चीज है कि राजस्थान में भी जिन लोगों को बीजेपी और कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी वो जेजेपी में आ जाएंगे, और अगर 5-4 सीटों का 5-4 सीटों का अगर जी हाँ जी, मनु यही फार्मूला करेंगे, वहां पे लागू करेंगे।
जी बिल्कुल, 5-7 सीटों का उनका जुगाड़ बन जाएगा, तो कहीं न कहीं डिप्टी सीएम का पद माँगना उनके लिए आसान हो जाएगा। आप एक चीज़ देखो अनुज जी, जब 9 दिसंबर 2018 को जींद की धरती, पांडु पिंडारा की धरती पर जब रैली की थी जेजेपी ने, उस समय उनके साथ कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, जिस तरह से आज राजस्थान में है, और उसके बाद वो 10 एमएलए उनके जीते। वही सेम सिनेरियो आज राजस्थान में है। उन्होंने कलाकारों के दम पर, एक और खास बात बताऊं मैं, ये पहली ऐसी रैली थी जिसमें देवी देवताओं के जय जयकारे इतने ज्यादा लगे जितने नेताओं के नहीं लगे। वो धार्मिक रूप से लोगों को माहौल बनाने के लिए और कलाकारों के दम पर यो हनी सिंह जैसे कलाकारों को बुला करके जो है भीड़ को इकट्ठा करके एक माहौल बनाने में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला का कोई सानी नहीं है। उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इसको मैनेजमेंट, भीड़ मैनेजमेंट कहेंगे। भीड़ को किस तरीके इकट्ठा करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये आता है और उन्होंने वो हरियाणा में करके दिखाया है। अब उनके दिमाग में ये है कि जब 90 में से 10 सीटें अकेले के दम पर आ जाती हैं, तो बीजेपी के साथ अगर अलायंस हो जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जेजेपी चुनाव लड़ना चाहती है वह बीजेपी का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं है। हालांकि ज्योति मिर्दा एक बड़ी जाट परिवार से संबंध रखती है, वो बीजेपी ज्वाइन की है, तो एक उम्मीद है। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में उन्होंने रैली की है, सीकर की जनता को हरियाणा के लोग वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, रास आ रहे हैं। चौधरी देवीलाल से लेकर के आज भी 2014 और 2019 दोनों बार आपके रोहतक के ही जो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हैं वो वहां से सांसद हैं। तो निश्चित रूप से दुष्यंत चौटाला के दिमाग में एक चीज है कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का जो एरिया है, जो जाट बाहुल्य नागौर, उसमें उनको कहीं ना कहीं कोई खोने को तो उनके पास कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ वो पा सकते हैं। लेकिन उम्मीद की किरण पूरी है कि वहां से कुछ ना कुछ मिल सकता है। जिस तरीके से जीरो से यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में उन्होंने गठबंधन में आए और सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, कहीं ना कहीं वो फार्मूला उनके दिमाग में है और वहां पर इसी नीयत से, इसी फार्मूले पर जेजेपी चल रही है। और आपको जिस तरीके से आपने बताया कि उम्मीद है कि उनको ज्यादा उम्मीद होगी कि इस तरीके से खेल फिर जम सकता है और जो सत्ता की चाबी है, सत्ता का ताला है, उनकी चाबी से खुलेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से वहां पर होगा, उस पर भी हम बीच में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोनों रैलियों में आप देखें जो कॉमन तरीके से थी, जो मकसद था दोनों का, कहीं ना कहीं सियासत पाना ही है। और हालांकि इसमें जो इनेलो मुझे लगता है कि 20 है और यहाँ पर जेजेपी 21 इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वहां पर दूसरे प्रदेश में जाकर और जो उम्मीद है उसमें आपको लगता है कि ज्यादा खरा उतर रहे हैं। और जो इनेलो है, वो जो एक बात थी कि बड़े बड़े चेहरों को स्टेज के ऊपर, जो नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरों को लाने में वो नाकामयाब रही, कारण चाहे कुछ भी रहे हों। लेकिन एक मैसेज थोड़ा सा लोगों के बीच जाता है तो यही लगता है कि ये कामयाब नहीं हुए। तो अभी और मेहनत करनी है। अभी चुनाव थोड़ा हरियाणा में दूर है, राजस्थान में नजदीक है, तो जो जेजेपी का नतीजा है वो जल्द आपके नजर आएगा कि 2-3 महीने बाकी हैं अभी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। और उसके बाद देखते हैं कि एक सवाल और इसमें भी मैं भूल गया था प्रद्युमन भाई की, उम्मीद तो ये भी होगी कि बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन हो जाए तो बढ़िया, या फिर अलग अलग लड़ेंगे, क्या लग रहा है फिर इसके बाद फिर समाप्त करेंगे? इसमें दोनों बातें हैं। अगर जेजेपी के मेन जो मकसद है जेजेपी का वो ये है कि जाट जो वोट हैं उसको अपनी तरफ खींचना, क्योंकि जाट जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ इतना नहीं जा पा रहा, ना राजस्थान में ना हरियाणा प्रदेश में। जेजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर बीजेपी के साथ वो समझौता करते हैं तो भी उनको फायदा है, अगर वो बीजेपी के साथ समझौता ना करके अकेले लड़ते हैं तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां वो बेशक जीतने में कामयाब ना हो लेकिन वो दूसरे प्रत्याशी को हराने में सक्षम हो जाएंगे। एक और बड़ी कड़वी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ और जो सच्चाई है, चौधरी देवीलाल का परिवार जितने भी जाट नेता आज तक देश और प्रदेश की राजनीति में हुए हैं, उनको हमेशा उनके ही घर में जाकर के टक्कर देने का काम करता है। वो चाहे चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ने का सवाल हो, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने हो, चाहे बलराम सिंह जाखड़ जो बहुत बड़े जाटों के नेता रहे हैं,
उनके सामने लड़ने का, और वही सेम सिनेरियो अब है। दुष्यंत चौटाला सीधी टक्कर हनुमान बेनीवाल को देना चाह रहे हैं, क्योंकि आज राजस्थान में जाट चेहरों के रूप में हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ा चेहरा है सारी पार्टियों का, और उसको जब से जेजेपी आई है तब से हनुमान बेनीवाल भी जेजेपी के ऊपर जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टीका टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जीते या हारे, लेकिन हनुमान बेनीवाल का गेम ये बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा अनुज जी, इनेलो जो 25 तारीख की रैली थी उसमें इनेलो तो अपनी जो उनकी खोई हुई राजनीतिक जमीन है उसको दोबारा से पाना चाहती है, जिसके लिए वो प्रयास कर रही है, और जेजेपी जो आज जीरो पर है राजस्थान में, वो जीरो से अपना खाता खोलने की फिराक में है। कहीं ना कहीं खाता खुल जाए तो उनकी भी किस्मत जाग जाएगी, इस तरह की मंशा दिग्विजय सिंह चौटाला की है। और इस रैली की एक खास बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रैली में जिस तरह से अजय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की राजनीति में प्रोजेक्ट किया, यहाँ दिग्विजय चौटाला को प्रोजेक्ट करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर यही है, थोड़ी सी उम्मीद है, इसीलिए वो वहां पर काम कर रही है जेजेपी, और उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी ये तो राजस्थान की जनता ही बताएगी। अभी चुनाव नजदीक है और उसमें भी पता लगेगा कि कितना वो उम्मीदों पर खरा उतरती है और क्या किस तरीके से समीकरण बनते हैं। राजस्थान की हलचलों के ऊपर भी हम बीच बीच में आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।